आमतौर पर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक तरह की क्लियर एक्यूरेसी की उम्मीद होती है। हाँ, जैसे कि इंजीनियरिंग में होता है, या फिर अगर आपका एक्सरे हुआ तो वो टूटी हुई हड्डी बिल्कुल साफ दिख जाती है। बिल्कुल, और डॉक्टर बस वहाँ उंगली रखकर कहता है, देखिए ये रही समस्या। सब कुछ एकदम बाइनरी होता है। राइट, या तो चीजें ठीक हैं या टूटी हुई हैं। इंसानी फितरत भी यही है, हमें ऐसी ही क्लियर कट चीजें पसंद आती हैं जिन्हें बॉक्सेस में रखा जा सके। हाँ, सक्सेस या फेलियर, फिट या अनफिट। लेकिन जब हम एलीट फास्ट बॉलिंग को देखते हैं और एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के 15 साल से लंबे करियर को एनालाइज करते हैं, तो अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। वहाँ कुछ भी बाइनरी नहीं बचता। वही तो, हम एक ऐसे लैंडस्केप को देख रहे होते हैं जो सिर्फ विकेट्स और इकोनॉमी रेट के आंकड़ों से बहुत आगे की चीज है। बिल्कुल, वहाँ रॉ टैलेंट है, बॉडी ब्रेकिंग इंजरीज हैं और भयानक मेंटल प्रेशर होता है। हाँ, और लगातार खुद को बदलने की जो एक जिद होती है ना, वो एक ऐसी तस्वीर बनाती है जिसे समझना इतना आसान नहीं है। तो आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों के बदलते दौर का विश्लेषण कर रहे हैं, खास करके 2026 के परिदृश्य का। हाँ, और इस चर्चा का जो प्राइमरी मिशन है ना, उसके लिए हमने जो डेटा एक साथ रखा है वो किसी एक जगह से नहीं आता। हमने 2008 के हिस्टोरिकल यूट्यूब मैच ट्रांसक्रिप्ट से लेकर आईपीएल के 15 सालों के रिकॉर्ड्स और 2026 की ताजा न्यूज रिपोर्ट्स का एक स्टैक बनाया है, ताकि हम ईशांत शर्मा के 100 से आगे टेस्ट मैच खेलने वाले उस शानदार फास्ट बॉलिंग सफर को सच में डीकोड कर सकें कि कैसे एक 19 साल का लड़का क्रिकेट का इतना बड़ा लेजेंड बन गया। हाँ, और उनकी फिटनेस रूटीन आखिर थी क्या, और 2026 में ईशांत, अजिंक्य रहाणे और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ियों के आगे जो रिटायरमेंट की बातें चल रही हैं, उसके पीछे आखिर क्या रीजंस हैं? सच में ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि जिस खिलाड़ी ने 2007 में अपना डेब्यू किया था, वो 2026 आते आते क्रिकेट की कितनी ही पीढ़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुका है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। शुरुआत करते हैं उस एक पल से जिसने पूरी दुनिया को इस खिलाड़ी से मिलवाया। साल था 2008, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। वही पर्थ के जादू की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, 19 साल का एक दुबला पतला सा बॉलर जिसकी हाइट 6 फुट 4 इंच है, और वो भाई 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रॉ पेस से गेंद डाल रहा है। हाँ, और हमने उस हिस्टोरिकल स्पेल के जो यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट्स देखे हैं जहाँ उन्होंने रिकी पॉन्टिंग के खिलाफ बॉलिंग की थी, वो वाका की पिच पर जो हो रहा था वो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। मुझे तो लगता है वाका वैसे भी अपनी पेस और बाउंस के लिए फेमस है। हाँ, वाका तो फेमस है ही, लेकिन अगर आप उस दिन के ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ें और माइकल स्लेटर जैसे कमेंटेटर्स की सुने, तो वो सिर्फ नॉर्मल बाउंस की बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो क्या लग रहा था उन्हें? वो अनइवन बाउंस या असमान उछाल की बात कर रहे थे। देखिए, इसके पीछे का ना एक पूरा साइंस है। जब 6 फीट 4 इंच का कोई बॉलर 150 की स्पीड से आकर हिट द डेक बॉलिंग करता है, तो बॉल का रिलीज पॉइंट बहुत ऊपर होता है ना? एग्जैक्टली। इससे एक ऐसा एंगल बनता है कि जब गेंद पिच की दरारों पर पड़ती है तो वो या तो सीधा गले तक उठेगी या फिर अचानक एंकल के पास ही रह जाएगी। ओ बाप रे, मतलब पॉन्टिंग जैसे लेजेंड के लिए भी एक नाइटमेयर बन गया था। बिल्कुल, उनका फुटवर्क उस अनप्रेडिक्टेबल बाउंस के आगे बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। Here's where it gets really interesting. ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ते हुए मैंने नोटिस किया कि पॉन्टिंग लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। एक बॉल उनके पैड पर लगती है, कमेंटेटर्स चीख रहे हैं कि गेंद बहुत तेजी से अंदर आई थी। हाँ, पर अंपायर बिली बाउडेन ने उसे नॉट आउट दे दिया। वही तो, और सिर्फ यही नहीं, जब एंड्रू साइमंड्स का एकदम साफ एज लगा था, तब अंपायर स्टीव बकनोर ने भी उंगली नहीं उठाई थी। ऐसी सिचुएशंस में आमतौर पर कोई भी 19 साल का लड़का अपना आपा खो देता है ना? या तो अंपायर को घूरेगा या फ्रस्ट्रेशन में अगली बॉल खराब डाल देगा। बिल्कुल, और यही एक चीज थी जो ईशांत को बाकी 19 साल के लड़कों से अलग बनाती थी। ट्रांसक्रिप्ट्स में रवि शास्त्री कमेंट्री बॉक्स में थे और उनका ऑब्जर्वेशन बहुत ही कमाल का था। हाँ, उन्होंने कहा था कि इतनी कम उम्र में इस लेवल की इमोशनल मैच्योरिटी देखना सच में हैरान करने वाला है। कैच छूट रहे थे, क्लियर अपील्स मना हो रही थी, लेकिन उनके रन अप या लाइन लेंथ में कोई बदलाव नहीं था। वो लगातार एक ही थप्पे पर बॉल डाल रहे थे। फास्ट बॉलिंग की भाषा में इसे टेम्परामेंट कहते हैं। वही टेम्परामेंट जिसके चलते एंड में उन्होंने पॉन्टिंग को उसी स्पेल में स्लिप में आउट करा ही दिया। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि उस पूरी सीरीज में उन्होंने पॉन्टिंग को 6 बार आउट किया
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन को उनका एक बनी बना दिया था। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कॉलेज का कोई नया फ्रेशमैन अपने पहले ही दिन कॉलेज के सबसे स्ट्रिक्ट और सीनियर प्रोफेसर को किसी डिबेट में पूरी तरह से हरा दे। हाँ, और वो भी पूरी क्लास के सामने। ये काफी सटीक एनालॉजी है। देखिए, पॉन्टिंग उस वक्त अपने करियर के एब्सोल्यूट पीक पर थे। एक टीनेजर का आकर उन्हें उनके ही घर में इस तरह फ्रस्ट्रेट करना सिर्फ टैलेंट नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल जीत थी जिसने पूरी सीरीज का रुख बदल दिया। एब्सोल्युटली। एक टीनेजर अपनी रॉ पेस और नेचुरल हाइट से शुरू में नेचुरली बैटर्स को डरा सकता है, लेकिन ये जो नेचुरल टैलेंट है ना, ये आपको सिर्फ 1 या 2 साल तक आगे ले जा सकता है। बिल्कुल, फास्ट बॉलिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वही, एक फास्ट बॉलर के रूप में 10-15 साल तक इंटरनेशनल लेवल पर टिकना वो एक पूरी तरह से अलग गेम है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर वो सिर्फ अपने टैलेंट पर डिपेंडेंट थे तो वो 2012 की उस भयानक एंकल सर्जरी से वापस कैसे आए? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट उठाया आपने। इसको समझने के लिए हमें फास्ट बॉलिंग के बायोमैकेनिक्स को देखना होगा। अच्छा, उसमें क्या होता है? देखिए, ये ह्यूमन बॉडी के लिए कोई नेचुरल मूवमेंट नहीं है। जब एक तेज गेंदबाज दौड़ते हुए आता है और क्रीज पर जंप लेकर अपना फ्रंट फुट लैंड करता है, तो उस वक्त उसके टखने और घुटने पर उसके बॉडी वेट का लगभग 8 से 10 गुना फोर्स पड़ता है। 8 से 10 गुना? ओह वाओ। हाँ, ये हर एक बॉल पर एक छोटे कार क्रैश जैसा इम्पैक्ट होता है। जब 2012 में उनकी एंकल सर्जरी हुई ना, तो उन्हें पूरा आईपीएल छोड़ना पड़ा था। और शायद उस वक्त उनकी स्पीड भी गिर रही थी, राइट? 150 की स्पीड 130 की लाइन में आ गई थी। बिल्कुल, और ऐसे टाइम पर आपका नेचुरल टैलेंट कोई काम नहीं आता। यहाँ आती है आपकी फिटनेस और आपका माइंडसेट। और इसीलिए शायद उनकी फिटनेस रूटीन बाकी सबसे इतनी अलग थी। मेरे पास 2019 के हिंदुस्तान टाइम्स के इंटरव्यू के नोट्स हैं और उसमें ईशांत साफ कहते हैं कि वो कभी ट्रेडमिल पर नहीं दौड़ते। हाँ, ये बात सुनने में शुरू में थोड़ी अजीब जरूर लगती है। ग्राउंड पर खेला जाता है तो दौड़ना भी ग्राउंड पर ही चाहिए। और इसके पीछे काफी सॉलिड स्पोर्ट साइंस भी है। ट्रेडमिल पर जब आप दौड़ते हैं तो बेल्ट आपके पैरों को ऑटोमेटिकली पीछे धकेलती है। हाँ, आपको बस अपने पैर उठाने का काम करना होता है। एग्जैक्टली। पर जब आप एक्चुअल ग्राउंड पर दौड़ते हैं तो आपको ग्राउंड रिएक्शन फोर्स जनरेट करना पड़ता है। आपको अपनी पूरी बॉडी को आगे पुश करना पड़ता है। ओह, मतलब एफर्ट ज्यादा लगता है। बिल्कुल, और उनका इंटरवल ट्रेनिंग वाला तरीका देखिए जो ट्रांसक्रिप्ट्स में था। वो 80 मीटर का स्प्रिंट लगाते थे 15 सेकंड के अंदर, फिर 15 सेकंड का रेस्ट लेते थे और ऐसा 15 बार लगातार करते थे। 15 सेकंड का स्प्रिंट और 15 सेकंड का रेस्ट। ये तो बिल्कुल एक फास्ट बॉलर के ओवर की रिदम जैसा साउंड कर रहा है। वही तो, फास्ट बॉलिंग दरअसल एनारोबिक एनर्जी का गेम है। आपको अचानक से 20-30 मीटर दौड़ने के लिए बॉडी की पूरी ताकत झोंकनी होती है, बॉल फेंकनी होती है। हाँ, और फिर वापस रन अप मार्क तक चलते हुए उन फास्ट ट्विच मसल्स को रिकवर होने का टाइम मिलता है। क्योंकि ये जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग थी, ये डायरेक्ट उनकी बॉलिंग डिमांड्स को टारगेट कर रही थी। और इसके अलावा उन्होंने इंटरव्यू में ये भी मेंशन किया था कि अगर वो जिम नहीं जाते तो उन्हें अंदर से एकदम एम्प्टी या खाली फील होता है। और उनका पूरा फोकस हैवी वेट लिफ्टिंग पर नहीं, बल्कि अपनी कोर स्ट्रेंथ बनाने पर रहता था, क्योंकि कोर ही आपकी अपर और लोअर बॉडी के बीच बैलेंस बनाती है। और यही डिसिप्लिन था जिसने उन्हें इतने साल जिंदा रखा। मुझे याद है 2021 में उन्हें हाथ में चोट लगी थी, टांके लगे थे, लेकिन वो वहां से भी वापस आए। बिल्कुल आए, और 2020 में जो उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला ना, वो इस लगातार की गई तपस्या का ही रिजल्ट था। उस अवार्ड वाली बात पर एक चीज ऐड करूंगा। उस दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो काफी प्रोफाउंड था। उन्होंने कहा था कि उनका फोकस कभी भी अपने इंडिविजुअल विकेट नंबर्स पर नहीं रहा। हाँ, उन्होंने हमेशा मैच की सिचुएशन को पढ़ने और टीम को जिताने की बात की है। और यही टीम फर्स्ट एटीट्यूड शायद उनकी लॉन्जेविटी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। देखिए, अक्सर तेज गेंदबाज अपने ईगो का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अगर मैं अब 150 की स्पीड से बॉल नहीं डाल पा रहा तो मेरा करियर खत्म है। लेकिन ईशांत ने उस ईगो को साइड रखा और अपने खेलने का तरीका ही बदल दिया। हाँ, पर ये बदलाव प्रैक्टिकल लाइफ में इतना आसान नहीं होता। सर्जरी से रिकवर होना एक बात है, पर जब आपकी रॉ पेस चली जाए तो आप सिर्फ बैट्समैन को डराकर विकेट्स नहीं निकाल सकते। बिल्कुल, आपको उन्हें फंसाना आना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2014 का वो लेजेंडरी लॉर्ड्स टेस्ट मैच है। मैंने उसके रिकॉर्ड्स देखे थे। 74 रन्स देकर 7 विकेट्स निकाले थे उन्होंने। और वो भी तब जब स्पीड कम थी। वही मैं सोच रहा था, अगर पेस उतनी थी नहीं तो उन्होंने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को कंप्लीटली बर्बाद कैसे कर दिया वहां। लॉर्ड्स का वो स्पेसिफिक स्पेल
मॉडर्न इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में एक मास्टर क्लास की तरह देखा जाता है। उस मैच की यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट्स और अगर हम तब के कैप्टन MS धोनी की स्ट्रैटेजीज पर गौर करें ना, तो एक चीज काफी क्लियर थी। क्या थी वो? उन्होंने पेस की कमी की भरपाई अपने दिमाग से की थी। वहां शॉर्ट बॉल स्ट्रैटेजी का यूज हुआ था। अब आप लोग सोचेंगे कि 130 की पेस पर कोई शॉर्ट बॉल कैसे डाल सकता है? वही तो, आमतौर पर 130 पर डाली गई शॉर्ट बॉल पर तो आराम से पुल या हुक शॉट लग जाता है ना। हाँ, लग सकता है, पर यहीं पर लॉर्ड्स के ग्राउंड का वो जो फेमस स्लोप है ना, और ईशांत की खुद की हाइट, दोनों काम आई। अच्छा। धोनी और ईशांत ने डीप स्क्वायर लेग और फाइन लेग पर फील्डर्स लगाए। एक तरह से बैट्समैन को खुला इनविटेशन दिया कि आओ और हुक शॉट मारो। ओह वाओ, मतलब ये एक ट्रैप था और बेन स्टोक्स, इलास्टिक कुक जैसे लेजेंड उसमें फंस गए। बिल्कुल। ईशांत बॉल को बार बार उनकी बॉडी पर बैश कर रहे थे, जिससे अनबाउंसेस पर शॉट कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा था। विकिपीडिया के एक सोर्स में एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट मिला मुझे। एक फेज ऐसा भी था जब ग्लेन मग्राथ और संजय मंजरेकर जैसे एक्सपर्ट्स उनकी काफी आलोचना कर रहे थे। हाँ, मंजरेकर का मानना था कि ईशांत बॉल को आगे यानी पिचअप नहीं रखते और बस शॉर्ट बॉल डालते रहते हैं। और तभी मैग्राथ ने उन्हें एक स्ट्राइक बॉलर के बजाय वर्क हॉर्स कह दिया था। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि फास्ट बॉलिंग की दुनिया में इस वर्क हॉर्स वर्ड का आखिर प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? ओके, देखिए, एक स्ट्राइक बॉलर वो होता है जिसे कैप्टन तब याद करता है जब उसे अर्जेंटली एक विकेट चाहिए होता है, जो फुल लेंथ डालता है और आउटस्विंग करता है। हाँ, और जो रन पड़ने का रिस्क भी लेता है क्योंकि उसे विकेट निकालना है। लेकिन ईशांत को जब रियलाइज हो गया कि उनकी स्पीड अब पहले जैसी नहीं रही, तो उन्होंने तब के बॉलिंग कोच एरिक सिमंस के साथ बैठकर अपनी पूरी भूमिका ही बदल दी। तो वर्क हॉर्स का रोल क्या हुआ फिर? वर्क हॉर्स वो होता है जो एक एंड से लगातार एक ही थप्पे पर बॉल डालता रहे बिना थके, और इससे रन्स पर अंकुश लगता है। हाँ, मतलब वो सामने वाले एंड के बॉलर के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है। एग्जैक्टली। जब एक तरफ से बिल्कुल रन्स नहीं आते तो बैट्समैन फ्रस्ट्रेट होकर दूसरे एंड वाले बॉलर पर चांस लेने की कोशिश करता है और अक्सर अपना विकेट दे बैठता है। ये तो काफी स्मार्ट मूव था। उन्होंने अपनी लेंथ थोड़ी पीछे की और ओवर आफ्टर ओवर प्रेशर बनाए रखने की ये आर्ट सीख ली। और यही वो अडेप्टेशन था एक स्ट्राइक बॉलर से वर्क हॉर्स में बदलने का, जिसने उन्हें टेस्ट क्रिकेट में 311 विकेट्स तक पहुंचाया। और वो ऐसा करने वाले सिर्फ चौथे भारतीय फास्ट बॉलर बन गए। हाँ, कपिल देव, जहीर खान और जवागल श्रीनाथ के बाद सिर्फ ईशांत ही यहाँ तक पहुँचते हैं। बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ टेस्ट क्रिकेट या रेड बॉल तक लिमिट नहीं था। अगर हम IPL के प्रोफाइल्स चेक करें तो भाई उनका 117 मैचेस का लंबा IPL करियर अपने आप में हैरान करने वाला है। ओ हाँ, 2011 में याद है उनका वो कोची टस्कर्स के खिलाफ मैच? डेक्कन चार्जर्स के लिए सिर्फ 12 रन देके 5 विकेट। हाँ, एक ही ओवर में 3 विकेट्स ले लिए थे उन्होंने। पार्थिव पटेल, राफी गोमेज और ब्रैड हॉज को आउट किया था। पर जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा शौक आया ना, वो 2023 का IPL था। अब वो 35 साल के हो चुके थे और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे। उस मैच में उन्होंने गुजरात टाइटंस के विजय शंकर को एक बॉल डाली। वो नकल बॉल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, डाले स्टेन जैसे लेजेंड ने भी उस बॉल को देखकर कहा था कि ये उनकी जिंदगी की देखी हुई बेस्ट नकल बॉल थी। ये इंसिडेंट उनके कांस्टेंट लर्निंग माइंडसेट का सबसे बड़ा प्रूफ है। देखिए, नकल बॉल की जो फिजिक्स होती है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें होता क्या एग्जैक्टली? इसमें बॉलर ना बॉल को अपनी उंगलियों के पोलों पर, मतलब नकल्स पर होल्ड करता है, और जब बॉल हाथ से छूटती है तो उसमें रेगुलर बॉल की तरह कोई सीम रोटेशन नहीं होता। मतलब बॉल बिल्कुल घूमती नहीं है हवा में? हाँ, और क्योंकि वो घूमती नहीं है, उस पे मैग्नेस इफेक्ट काम नहीं करता। अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बैट्समैन डिसीव हो जाता है। उसे लगता है बॉल फास्ट पेस से आएगी, पर बॉल हवा में फ्लोट करके अचानक से नीचे डिप हो जाती है। ओ बाप रे, 35 की एज में एक बिल्कुल नई इतनी मुश्किल टेक्निक डेवलप करना, ये दिखाता है कि उनका दिमाग कितना एनालिटिकल चल रहा था। वो समझ गए थे कि आज के मॉडर्न T20 में जहां सब इतनी तेजी से खेलते हैं, वहां सिर्फ पेस काम नहीं आएगी, बल्कि चेंज ऑफ पेस ज्यादा जरूरी है। लेकिन कहते हैं ना कि हर मैराथन का आखिर में एक अंत तो आता ही है। इतनी सॉलिड कमबैक और टैक्टिकल चेंजेस के बाद भी समय तो किसी के लिए नहीं रुकता। बिल्कुल। और यहाँ से हम इस चर्चा के उस आखिरी हिस्से में चलते हैं, जिसे हम एक ट्वाइलाइट जोन कह सकते हैं। मेरे पास ABP लाइव की एक 2026 की रिपोर्ट है और उसके आंकड़े एक बिल्कुल साफ और क्लियर पिक्चर दिखा रहे हैं। उसमें क्या अपडेट है? ईशांत अब
37 साल के हो गए हैं और 2021 के बाद से उन्होंने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। हालांकि 2025 और 2026 के आईपीएल के लिए गुजरात टाइटंस ने उन्हें 75 लाख रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा जरूर है। पर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आने के दरवाजे शायद अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं लगती, ये उस पूरे दौर या उस जनरेशन के खत्म होने का संकेत है। उसी सेम रिपोर्ट में अजिंक्य रहाणे का भी जिक्र था, जो अब 38 इयर्स के हो चुके हैं। हाँ। रहाणे ने भले ही डोमेस्टिक क्रिकेट में मुंबई के लिए कितने ही रन्स क्यों ना बनाए हो, पर नए और यंग प्लेयर्स से इतना टाइट कंपटीशन है कि अब उनकी वापसी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है। और युजवेंद्र चहल का भी तो यही हाल है। वो 2024 की T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में जरूर थे, पर 2023 से उन्हें भी एक सिंगल इंटरनेशनल गेम खेलने को नहीं मिला। आज का जो क्रिकेट लैंडस्केप है ना, वो इतना तेजी से बदला है कि अब किसी एक स्किल के दम पर सर्वाइव करना बहुत कठिन हो गया है। हाँ, फ्रेंचाइजी क्रिकेट का जो मेंटल और फिजिकल प्रेशर है, वो अब सहन करने के लेवल से आगे जा चुका है। एक रिपोर्ट में एक न्यूज हार्दिक पांड्या की थी। उनकी एमआई की टीम राजस्थान रॉयल्स से 27 रन से हार गई थी। हाँ, मुझे याद है उस मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हार्दिक ने वहां डायरेक्टली अपनी टीम के बॉलर्स को क्रिटिसाइज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके बॉलर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और उनका गेम ठीक नहीं था। ये ना आज के फ्रेंचाइज क्रिकेट की क्रुएलिटी को दिखाता है। उस मैच में बारिश का भी असर था और सामने वैभव सूर्यवंशी जैसा सिर्फ 15 साल का यंग प्लेयर अग्रेसिवली सभी पर हैवी हो रहा था। भाई, तो अब मार्जिन ऑफ एरर मिलीमीटर्स में बचा है। आपके पास 150 की पेस होनी चाहिए, आपको परफेक्शन के साथ यॉर्कर भी डालनी है और जरूरत पड़े तो 8वें नंबर पर आकर छक्के भी लगाने हैं। एक ऐसी एज में जब बॉडी स्लोली स्लो डाउन कर रही हो, तब यंग ब्लड के इस अग्रेसिव और फेयरलेस स्टाइल को मैच करना सच में एक एथलीट के लिए नामुमकिन सा हो जाता है। इसी बदलते परिदृश्य में मुझे न्यूज़ 24 की एक रिपोर्ट दिखी। इसमें मेंशन था कि ईशांत शर्मा ने 2023 से ही इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के टाइम से कमेंट्री बॉक्स में अपना टाइम देना शुरू कर दिया था। हाँ, उन्होंने कमेंट्री शुरू की थी। तो मेरा यहाँ एक बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर कोई खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में बैठकर गेम का इतना डीप एनालिसिस कर रहा है और उसी वक्त वो आईपीएल में एज एन एक्टिव प्लेयर मैदान में भी खेल रहा है, तो क्या उस खिलाड़ी के दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता होगा? मुझे तो इसका उल्टा लगता है। मुझे लगता है ये चीज उन्हें मेंटली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग या सुपर स्मार्ट बनाती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब आप माइक के पीछे बैठे होते हैं तो आप फील्ड को एक वाइड एंगल लेंस से देख रहे होते हैं। आप सिर्फ अपनी बॉलिंग लाइनअप पर ध्यान नहीं दे रहे, आप देख रहे हैं बैट्समैन की मेंटल स्टेट को, फील्ड सेटिंग्स, पिच कैसे बदल रही है और पूरे गेम का मोमेंटम किस तरफ है। हाँ, जैसे चेस खेलते वक्त कोई अपर व्यू ले रहा हो। बिल्कुल, एक चेस बोर्ड की तरह। तो ईशान जैसे इतने एक्सपीरियंस प्लेयर ने जब कमेंट्री में बैठकर इन सब छोटी छोटी स्ट्रेटजीज को ऑब्जर्व किया होगा और फिर उसी माइंड के साथ जब वो वापस आईपीएल पिच पर उतरे होंगे, तो इस एक्सपीरियंस ने ही उन्हें इस 35-37 की एज में भी रेलेवेंट बनाए रखा। परफेक्टली सेड। तो फिर अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक साथ समेटें, तो ये जो पूरा सफर रहा है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। दिल्ली का एक दुबला सा 19 साल का लड़का जो पर्थ की दरारों भरी पिच पर एक महान रिकी पॉन्टिंग को फ्रस्ट्रेट करता है और फिर इंडिया के फास्ट बॉलिंग अटैक का मेन लीडर बन जाता है। हाँ, लगातार फॉर्म के उतार चढ़ाव देखना, लोगों की आलोचनाएं सहना, बॉडी को तोड़ने वाली भयानक एंकल और हैंड सर्जरीज के बीच से वापस आना और फाइनली अपने डिसिप्लिन के दम पर अर्जुना अवार्ड हासिल करना। ईशांत शर्मा का ये जो 15 साल से बड़ा सफर है, इसे बस 311 विकेट्स या 100 टेस्ट्स के नंबर में नहीं कैद कर सकते। ये जिद और अडेप्टेशन की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि हार मान लेने का तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, और ये आने वाली हर एक फास्ट बॉलिंग जनरेशन के लिए एक बड़ी सीख है कि एलीट क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल हिट करने का गेम नहीं है। बिल्कुल, ये बॉडी की लिमिट को पुश करने और वक्त के साथ नए हथियार ढूंढने का खेल है। एक स्ट्राइक बॉलर थे, वो फिर वहां से वर्कहॉर्स बने और एंड में आकर अचानक नकल बॉल ठीक से सीख ली। ये वाकई एक मास्टर क्लास है। सच में, और वो भी इतने प्रेशर वाले माहौल में खुद को बदलते रहना। तो जाते जाते एक आखिरी विचार जो हर क्रिकेट फैन को जरूर सोचना चाहिए। देखो, विकिपीडिया पेज और रिकॉर्ड्स हमें बस वो अच्छे नंबर्स, हिस्टोरिकल स्पेल्स और जीती हुई ट्रॉफीज बताते हैं। हाँ, पर जो स्कार्स उनके बॉडी पर होते हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। बिल्कुल, एक फास्ट बॉलर हर सुबह जब उठता है तो बॉडी में जो दर्द महसूस करता है, उस तकलीफ को कोई स्टैट डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। आज का जो T20 और लगातार चलने वाला फ्रेंचाइज क्रिकेट का फॉर्मेट है, उसमें पैसे और फेम तो है, पर प्रेशर भी साल भर लेता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि
इस फास्ट और प्रेशर भरे एनवायरनमेंट में क्या कभी आने वाले फ्यूचर में कोई भारतीय फास्ट बॉलर दोबारा 100 टेस्ट मैच खेलने का वो पहाड़ चढ़ पाएगा, या फिर ईशांत शर्मा उस एक बहुत ही रेयर प्रजाति के आखिरी उदाहरण है? ये सच में क्रिकेट हिस्ट्री में एक सवाल बन के रहेगा जिससे हमें सोचना होगा। इस पर हम सबको सोचना होगा। खैर, आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। अगली बार तक के लिए विदा।